STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज चैनल 24। हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल जी, आपका स्वागत है सर। सर, आप मानवाधिकार से जुड़े हैं और मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार काफी चर्चा में भी है, कुछ कामें हो रहे हैं, कुछ काम। लेकिन आज भी एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, इसका जवाब दीजिएगा सर। एनएचआई गोरखपुर से लेके बनारस तक जो हाईवे इतना दुर्दशा किस कारण है? इसकी वजह क्या है कि आज तक 2019 में जो बन के कंप्लीट होना था और आज 2023 हो गया, 2024 में चुनाव है, अभी तक कंप्लीट नहीं है। न नाली कंप्लीट है, न अंडरपास के लिंक रोड कंप्लीट है। पूर्वांचल में बनारस से वाराणसी को गोरखपुर से जोड़ने के लिए एक बहुत परिपथ की परिकल्पना बहुत पहले की गई थी। बौद्धिस्ट सर्किट के नाम से सर्किट बना थी कि बौद्ध तीर्थ जहाँ जहाँ हैं वहाँ लोगों को पहुँचने के लिए एक संपर्क मार्ग की उचित व्यवस्था की जाएगी। काफ़ी लंबे समय तक इस परियोजना का मूल्यांकन किया गया, आकलन किया गया, कैसे बनेगा, क्या 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 होगा। बहुत समय करीब लगभग 40 साल से चल रहा है, आज का नहीं है ये। पिछले 40 साल से आपको याद होगा, थोड़ा पीछे चलते हैं, इस प्रोजेक्ट के पीछे चलते हैं थोड़ा सा, आपको याद होगा बढ़लगंज, चिल्लूपा, दोहरीघाट और बढ़लगंज को जोड़ने के लिए हनुमानगढ़ी से लेके दोहरीघाट पटना चौराहे तक जोड़ने का एक 3 किलोमीटर लगभग सड़क मार्ग है जो पिछले 40 साल से बन रहा है और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। बाईपास बन रहा था, पहले सड़क अंदर से थी राम जानकी मार्ग के रूप में, बाद में उसका एक बाईपास जोड़ा गया। चाहे पिछले लगभग 30-40 साल हो गया आज तक नहीं बना। इस सड़क की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर पूर्वांचल में क्षेत्रीय नेतृत्व का प्रबल होना, बाहुबली लोगों का हस्तक्षेप होना। परियोजना आपने कहा कि नीतीश गडकरी ने बड़े स्वाभिमान सम्मान से और बड़े ऊंची सोच रखते हुए इस परियोजना की नींव रखी थी। शायद बड़ी राम में जब उद्घाटन किया गया था, इसका स्थापना किया गया था, हेलीकॉप्टर से आए थे और बड़ी चार भीड़ जुड़ दी, बड़े लंबे चौड़े वादे किए नितिन गडकरी ने और इस तरह से किया इसको रखी गई। कहा गया कि 3 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। डीपीआर इसका उस समय उस हिसाब से बना था। डीपीआर बनाने वाली संस्था ने भी, जिसने इसका डीपीआर पर इसका बनाया था, मुझे लगता है कि उसने भी कहीं ना कहीं जो है एक ऑफिस में बैठ के ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया, ऑफिस में बैठ के डीपीआर बना, क्योंकि पूरा इलाका, मैक्सिमम इलाका इसमें दलदल आता है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले इस सड़क को बनने से पहले जब जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं बनी है। आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं होगा 40 किलोमीटर के बाड़गंज से नौसड़ तक के बीच के लगभग 45 किलोमीटर की दूरी में कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब एक दुर्घटना नहीं होती होगी। आपके कम बता दिए सर, 5-10। मैं एक नहीं कह रहा हूं सर, एक कह रहा हूं, कब से आप 5-10 कह रहे हो, ठीक है, मैंने मान लिया। मैं एक कह रहा हूं, एक दुर्घटना, एक जान तो रोज जा रही है। इतनी सस्ती विकास के नाम पर एक जान की कीमत इतनी सस्ती है। सड़कें बनाई इन्होंने, इनकी सड़क हर 2 किलोमीटर पर एक जगह धंस रही है, आज भी धंस रही है। आप देखेंगे गोरखपुर नौसड़ जब भी चलेंगे तो हर 2 किलोमीटर पर इनका डाइवर्जन है, कभी दाएं आइए कभी बाएं आइए। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या उसके जो लोग लिए हैं वो जिम्मेदार? सरकार का काम होता है धन उपलब्ध करना। उत्तर प्रदेश सरकार का काम होता है जमीन उपलब्ध करा देना, क्लियरेंस देना, वो सारी चीजें हैं, तभी सड़क बनी। अब यहां दिक्कत आ रही है 2 आदमी की, बनाने वाली संस्था और बनवाने वाला अधिकारी। तो ये तो सरकार के अधीन नहीं, दोनों सरकार के अधीन नहीं, दोनों संयुक्त संस्थाएं हैं। दोनों ठेकेदार जो बनाने वाला है, जिसने कार्यदायी संस्था है वो एनएचआई के कार्यों का मूल्यांकन करता है परियोजना निदेशक, जो इस सड़क का कम से कम 4-5 परियोजना निदेशक कार्यरत होंगे। और जिस परियोजना निदेशक के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है, वह मुझे लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में आकर डूबा होगा।
कितनी बार उसने, मेरी बात नोट करिए, मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में आकर डूबा होगा, मेरा कंपनी को ऊपर आरोप नहीं लगा। अगर आप कंपनी को कहते हैं इस जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस सड़क का निर्माण करने वाली संस्था है, अगर उसको मैं कहूं कि गलत है, तो उसने यूपी का सबसे पहला एक्सप्रेसवे बनाया था, याद करिए, यमुना एक्सप्रेसवे आज भी चल रहा है और व्यवस्थित चल रहा है, उसका देख रेख सारा काम कर रही है और एक नंबर की संस्था, एक नंबर की रोड बनी हुई है, एक नंबर की रोड बनी है, एक वही जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर इस सड़क को बना रही है। तो यहाँ क्यों इतना गया गुजरा निराकरण आ रहा? तो गया गुजरा निराकर क्यों आ रहा है? एक मिनट सर, ये इसी पे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कहने का मतलब क्या, अगर इस आपने कहा सरकार से अलग है, इनकी संस्था जो है अलग है, ये शून्य पे है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, जमीन उपलब्ध करा दी, धन उपलब्ध करा दिया, ये ठेकेदारों का या कंपनी का काम है। लेकिन क्या सरकार के प्रतिनिधि जो लोग हैं, आज यहाँ गोरखपुर से सर पूर्वांचल का गौरव गोरखपुर माना जाता है और मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का जिला है। इस जिले पर जितने प्रतिनिधि आते हैं, क्या यहाँ से सारे लोग, उनकी नजर नहीं है कि हमारे सरकार के ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है? ये रोड हर 5 किलोमीटर के बाद टूटा हुआ है, अभी 3 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ, इसका फीता भी नहीं, लेकिन अभी टूट रहा। तो क्या सरकार के नॉलेज में ये बात नहीं हो रही है? जनप्रतिनिधि आपके कहीं न कहीं शून्य में बैठे हुए, मैं उनके ऊपर सीधा आरोप लगा रहा हूं कि वो कहीं न कहीं शून्य में बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं आपके मत का, जो आपने उनको मत दिया है, उस मत का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर को एक आर्थिक राजधानी के रूप में डेवलप करने का प्रयास कर रही है। आपको मालूम है गोरखपुर में कितने एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया इन्होंने, लखनऊ हाईवे जोड़ दिया, अभी एक नया लखनऊ शामली एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधा जोड़ दिया है। आपको यहां से 8 घंटे के अंदर, आप 10 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर आपका सामान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है। आपको सरकार कितने गलियारे दे रही है आपको? आज नहीं, आज के 5 साल बाद इस चीज की समझ आएगी आपको कि किसी क्षेत्र के विकास में सड़कों का क्या योगदान है। योगदान सबसे स्पीड, जब तक सड़कों की स्पीड आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक आपका विकास कभी नहीं हो सकता है। आर्थिक गलियारा यहां बन रहा है, इसको, और मेरठ को भी आर्थिक गलियारे में डेवलप कर रही है, पूरा नोएडा, गाजियाबाद और ये आपका हरियाणा का जो है सबको जोड़ करके इस इलाके को जोड़ रही है। तो यहाँ पर आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहते विकास, वो जनता ठगा महसूस कर रही है, बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये लोग आपस में ही कर रहे हैं, यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है कि आप क्षेत्र का विकास नहीं होने देंगे, हम ये काम रोकेंगे। कहीं ना कहीं ये ठेकेदारों के लड़ाई का, वर्चस्व का लड़ाई का परिणाम है, और जिसको पीडी परियोजना निदेशक इसको सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा है, सही तरीके से। लेकिन सर कम से कम कहीं न कहीं ये संदेह तो जाता ही जाता है कि ये गोरखपुर जिला का 9 विधानसभा 9 भाजपा सरकार में है, मुख्यमंत्री इस जिले के भाजपा सरकार, भाजपा और कांग्रेस या किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचिए। ये सीधा मेरा आरोप है, हम उनके न सरकार के ऊपर आरोप, मेरा सीधा आरोप ये सरकारी कर्मचारियों के ऊपर है, जो चाहते ही नहीं है कि सरकार सही तरीके से अपने आप को सबल और संस्तुत और सही तरीके से प्रस्तुत कर सके। तो इनके ऊपर शिकंजा कैसे कसा जाए कि ये काम करें? आपने इस चीज को उठाया कभी? आप कई बार उठाया, नहीं उठाया। अगर उठा होता कितनी बार आप लोगों ने आंदोलन किया सड़क के नाम पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए जरा, सड़क में एक गड्ढा होता है, उसके लिए आंदोलन होता है भाई सड़क में गड्ढा क्यों है। 16 से 17 सैटेलाइट सड़कों की मॉनिटरिंग करते हैं आज की तारीख में एनएचआई की। एक गड्ढा दिखता है उनको जीपीएस पर सड़क पर, ये यहाँ गड्ढा है। आपने कभी शिकायत की किसी गड्ढे की? किसी जनप्रतिनिधि ने शिकायत की कि यहाँ गड्ढा है? आपके यहाँ ट्विटर पर है
ट्विटर पर है, कई चीजें हैं, सारी चीजें हैं। आपने कभी इस चीज को पहुंचाया? हमारा काम सर पहुंचाना है। हम इसको रोड को तो दुरुस्त नहीं करेंगे ना, हम पहुंचा रहे हैं, लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। जनप्रतिनिधि, आज जनप्रतिनिधि का काम तो सरकार में है। सरकार इनकी 2017 से लगातार चल रही है, दूसरी बात चल रही है, उसके बावजूद भी अगर ये लोग अगर इस ढंग से नहीं, अब सरकार की बहुत सी योजना है जो धरातल पे नहीं है। अभी आपके यहाँ अब लोग, मैंने अभी कुछ दिन पहले बाड़ीगंज से लेके गोरखपुर जा रहा था, मैंने देखा रास्ते में यही गाजीपुर से उधर पूरा द्वारी घाट से उधर का पूरा रोड काफी अच्छा बना हुआ है। थोड़ा बहुत काम बाकी है, बाकी अच्छा हुआ। खाली सारी बीमारी आपके द्वारी घाट से लेके आओ गोरखपुर तक ही है। तो ये क्यों? आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, रिकॉर्ड समय पूरा बना, व्यवस्थित चल रहा है। ताज एक्सप्रेस बना है, रिकॉर्ड समय बना है, व्यवस्थित चल रहा है। सिर्फ ये आपको इतने में ही क्यों यहाँ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? कहीं ना कहीं आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि आपस में लड़ रहे हैं, नहीं विकास होने देंगे, साहब नहीं चलने देंगे। आपको मालूम होना चाहिए सड़क बनने से पहले अप्रोच रोड बनती है, नहीं बनी। सड़क बनने से पहले नाला बनता है, नहीं बना। सड़क बनने से पहले अंडरपास बनते हैं, नहीं बने। सड़क बनने से पहले स्कूल आने जाने की व्यवस्था बनती है, नहीं बनी। सड़क बनने से पहले बाजार बनता है, कहाँ मांस की दुकान होगी, कहाँ शराब की दुकान होगी, इसमें एक नियमावली है। आपके सड़क किनारे मांस कट रहा है, अभी आप क्यों हो रहा है भाई? कहाँ है ये सर परिणाम सर, कहाँ है आपकी सरकार के लोग प्रतिनिधि इस चीज को देख रहे हैं? सर वही तो चीज हम आपसे पूछ रहे हैं। आप मानवाधिकार के हैं सर, यही चीज हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो। आप इस बात को क्यों नहीं उठा रहे? बिल्कुल उठाया जाएगा सर, सही प्लेटफॉर्म पर इस चीज को सही तरीके से। सर सही प्लेटफॉर्म कब आएगा? इसकी क्या 2024 आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं? हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। आपका चुनाव से तो आप प्लेटफॉर्म कौन सा ढूंढ रहे हैं सर? कौन सा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं? हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है। नहीं तो आप प्लेटफॉर्म का है ना, हमको तो किसी चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं। आपने ये बात कही ना सर, हम प्लेटफॉर्म सही प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे। हम उठाएंगे ना। अभी ये मामला मेरे पास आया है, मैं इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाऊंगा और इसकी विस्तृत रिपोर्ट उठा के मुख्यमंत्री को समक्ष रखूंगा, कल या परसों रखूंगा। मैं इसके भी समीक्षा कर रहा हूँ, जानकारियां इकट्ठा करा रहा हूँ, आपसे कुछ लिए कुछ दूसरे लोगों से ले रहा हूँ। अब जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन जनता सर परेशान है। जनता का तो इस चीज को सही तरीके से जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए, जनप्रतिनिधि का मुद्दा है। जब नहीं जनप्रतिनिधि सर, जब जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं तभी तो सर हमने आपसे संपर्क किया और हमने आपको बुलाया। ठीक है सर, मैं इस चीज को, मुझे भी दिखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें टोटल फेलियर परियोजना निदेशक का है। यहाँ पर हमने देखा कि आपका संगठन बढ़िया काम कर रहा है, इसलिए हमने आपसे संपर्क किया। पिछले 3 दिन से सड़क का मैंने आकलन किया है, पूरी बाजार चौराहों का देखरेख किया। मुझे कहीं भी NHAI की गाड़ियां, NHAI के पदाधिकारी नहीं दिखे हैं। जब वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर नहीं दिखेगा तो सड़कों का निर्माण ऐसे ही होगा। ठेकेदार जो है, ठेकेदार ने ठेका लिया 30 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का, उसने 5-5 किलोमीटर का हिस्सा बांटा और ठेके को दे दिया। उस 5-5 किलोमीटर ने किसी को मिट्टी कर दिया, किसी का इसका दिया, करके कर दिया। तो ये तो बंदरबांट हो रही है, ये तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा आज निकल खड़ा होगा इस चीज को। तो ये होता रहेगा सर, इसका करते हैं अपन इस चीज को। हाँ, रही बात, हम एक दूसरे सवाल पे चलते हैं सर। एक चीज और देख लीजिए, जनता को हो रही परेशानी को विषय पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं? देखिए सरकार का ध्यान इसलिए नहीं है कि जनप्रतिनिधि इस चीज को ढंग से उठा नहीं रहे हैं और जनता अपनी आवाज पहुंच, तो फिर जनता यानी रोड पर उतरे। बिल्कुल उतरना चाहिए। आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, कोई आपके अधिकारों के लिए लड़ने नहीं आएगा। माता भी बच्चे को दूध तभी पिलाती जब वो होता है। जिस दिन आप एक बार आंदोलन, जिस दिन जनता जागेगी ना, उस दिन अधिकारी दौड़ते हुए आपके पैरों में पड़ जाएंगे। एक चीज और सर, एक सरकार की योजना आई है, बड़ी धूमधाम से चल रही है, जिसे 2 योजना का सरकार कहीं भी जाती है तो अपना पीठ थपथपाती है। उज्ज्वला योजना और आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड में सरकार का ये, इसमें हमको ये दिखा कि सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बहुत अच्छी बात है, गरीबों का 5 लाख का इलाज हो रहा है, लेकिन यही सरकार कहती है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, और वही सरकार अब चुनाव के पहले ये कर दी कि जिसके राशन कार्ड में 6 लोगों का नाम होगा उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो क्या सरकार
जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आ रही है कि सरकार जनसंख्या बढ़ा रही है? ऐसे जिसका 5 लोगों का नाम है उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा, तो सामने वाला सोचेगा कि साल भर में एक और हो जाए, हम 100 का नाम करने वाले आयुष्मान बन जाए। ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है, सरकार का जो ध्यान है संयुक्त परिवार को प्रोत्साहन देने का एक सार्थक कदम है। सरकार जो है संयुक्त परिवार को प्रोत्साहन दे रही है कि परिवार संयुक्त रहे, एक जगह है। आप 2 आदमी के 4 आदमी के रूप में अलग अलग राशन कार्ड बनवा के, चाहे जैसे भी टूटते परिवार बिखरता परिवार बिखरता जा रहा है, तो उसको एक जगह बांधने का एक संयुक्त परिवार के रूप में ध्यान बना रहे परिवार। उसमें हो सकता है कि सरकार की इस तरह से सोच रही होगी, और ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही रहा होगा कि आपको मजबूत रखना। अरे सर, मजबूत जब रहेंगे तो आजकल तो राशन कार्ड 1 नेशन 1 कार्ड होने जा रहा है, सरकार करती है, तो फिर 1 नेशन 1 कार्ड करेंगे कि संयुक्त रखना चाहेगी? सरकार तो गुमराह कर रही है कि हम जाए कहाँ, 1 नेशन पे जाए कि संयुक्त रहें? संयुक्त 1 नेशन 1 कार्ड का मतलब आप नहीं समझे। आप 1 नेशन 1 कार्ड का मतलब है कि आपका राशन कार्ड अगर यूपी में बना हुआ है, गोरखपुर जिले में बना हुआ है, कल को किसी कारणवश आप बम्बई दिल्ली आजीविका के लिए जाते हैं, तो इस कार्ड पर आप वहां भी राशन उठा सकते हैं। सर, 1 नेशन कार्ड का मतलब ये कही है जो हम समझ रहे हैं। आप जरा हमको विस्तार से समझाइए और हमारी जनता को समझाइए कि एक आदमी के पास एक स्मार्ट कार्ड होगा, 1 नेशन कार्ड। ठीक है, तो जब 6 लोग हमारे परिवार में 6 लोगों का बनेगा, तो हम संयुक्त कहाँ रहे कि 6 जब जाएंगे अंगूठा लगाएंगे तो राशन मिलेगा। अगर उसमें 3 जाएंगे तो नहीं, 3 गए 2 नहीं गए तो नहीं मिलेगा। आप एक चाहे 3 अपना ले सकता है, जो 6 का बना हुआ, जरूरत नहीं कि आप सबका उठा लें। आप अपना चाहो तो अपना अकेले का अपना एक आदमी का उठा सकते हो, और एक आदमी जाएगा 5 का नहीं ला पाएगा, 5 का भी ला सकता है, नहीं लाएगा, ला सकता है। वो 1 नेशन में वही फार्मूला है कि जिसका अंगूठा लगेगा उसको मिलेगा। सर, इस योजना का एक बार अध्ययन कर लीजिए, उसको फिर मैं बताता हूँ उसको, इस विषय पर हम दोबारा कर लेंगे, इसका एक बार अध्ययन कर लेंगे। सरकार की तमाम योजना, अच्छा उज्ज्वला योजना में आज ये बड़ी शिकायत आ रही है। सरकार ने कहा कि उज्ज्वला योजना का लाभ हम गरीब माताओं बहनों को धुआं से वंचित कर रहे हैं, लेकिन हमने समीक्षा किया तो आज तक 6 महीनों के सिलेंडर केवल मिले हैं, न उनको बर्नर मिला, न चूल्हा मिला, न पाइप मिला। एजेंसी वाले कहते नहीं मिला, अब लाया ही नहीं सरकार से। ऐसा देखिए, सिलेंडर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि आपको चूल्हा न दिया जाए। चूल्हा जो है नहीं दिया जाता है, सरकार की तरफ से चूल्हा नहीं दिया जाता, चूल्हा आपको खरीदना पड़ता है। नहीं, कुछ लोगों को मिला है, वो एजेंसी जबरदस्ती पकड़ाती है आपको। जो 1200 रुपए 1500 रुपए का चूल्हा देती है आपको, ये 500-600 का चूल्हा आपको 1200-1500 में देती है, तो अपना जबरदस्ती चिपकाती है। चूल्हा तो आप करना पड़ता है। चूल्हा कभी सिलेंडर के अलावा गैस कंपनी तो कुछ देती नहीं है। मिलता है सर। चूल्हा तो एजेंसी आपको जबरदस्ती अपनी तरफ से दे रही है। क्यों फ्री में? फ्री में कहाँ? उज्ज्वला योजना में उन्होंने कहा था कि हम सिलेंडर के साथ चूल्हा देंगे, गैस चूल्हा देंगे। हाँ, एक सिंगल चूल्हा जो है, एक ही सिंगल चूल्हा, वो नहीं मिला। वो एजेंसी की गड़बड़ी है। उसके लिए आप एजेंसी पर संपर्क करवाइए लोगों से, और नहीं हो तो उनकी पोर्टल पर वहां उनके टोल फ्री नंबर है, वहां शिकायत करवाइए। हमारे पास कम से कम 2500 लोगों की शिकायतें आई है। उनका टोल फ्री नंबर, जिनको सिलेंडर मिल गया है उनको बर्नर नहीं मिला, पाइप नहीं मिला, चूल्हा नहीं मिला। सब पाइप, रेगुलेटर, हाँ, सिलेंडर, हाँ, ये गैस एजेंसी देती है। चूल्हा उज्ज्वला योजना में उन्होंने सिंगल इलाका चाहे कुछ भी देने का प्रयास किया था। अगर जिसको नहीं मिला है वो टोल फ्री नंबर पर वहां शिकायत दर्ज कराए, उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। एक और चीज सर, ये आज गढ़ा ब्लॉक में या अन्य ब्लॉक आप कहीं भी चल जाएंगे जिले में, हमने कई जगह घूम के देखा है, एक अमृत सरोवर योजना है जो सरकार बड़ी धूम मचा के उसको काम करवाई। 3 साल का दिन गुजर गया, लेकिन आज भी 10 के 10 पोखरे पड़े हुए हैं। अब उसमें सरकार का कितना धन आया कितना नहीं, कोई कर्मचारी बताने के लिए राजी नहीं है। इसके लिए एक ही अधिकारी जिम्मेदार है, क्षेत्र पंचायत अधिकारी, बीडीओ जिसको बोलते हैं, खंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। ये उसकी जिम्मेदारी है कि ये जिसको आप कह रहे हैं कि क्या कहा आपने, अमृत सरोवर योजना, इसका जो नोडल अधिकारी ये है वो बीडीओ है। इसका जवाब बीडीओ से लीजिए। सामुदायिक शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत
मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, योगी जी ने भी आए अच्छा काम किए, घर घर शौचालय बनवाए, लेकिन एक उसी की योजना के तहत सामुदायिक शौचालय हर गांव में पंचायत भवन के अगल बगल बना था। लेकिन जितने भी आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखवा देते हैं, कम से कम हर ब्लॉक में 2-4 चालू होंगे, सारे बने हुए कंप्लीट नहीं हुए। आज भी शौचालय बंद है, सामुदायिक शौचालय, और बने हैं तो ताला लगा हुआ है। ये किसकी जिम्मेदारी? प्रधान खोलता नहीं, ग्राम सचिव, इसके लिए ग्राम सचिव नामित नोडल अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी है। तो क्या उनको दिखता नहीं है? आप दिखाइए ना, नहीं दिखता तो आप दिखाइए। हम तो कई बार दिखा चुके। नहीं दिखता उनको तो आप दिखाइए ना, आप पूछिए ना उनसे। आपको भारत सरकार ने आरटीआई की कलम दे रखी है, लिखिए, पूछिए उनसे क्यों नहीं है। वो पोर्टल है उसका, ई ग्राम स्वराज, उसके पोर्टल पर कंप्लेंट डालिए, वही चीज डालिए उनको। हम चलिए ठीक है, हम करेंगे कंप्लेंट, लेकिन आप जो है एक व्यवस्थित, आप समाज सेविक हैं और ये आपका संगठन समाज के लिए काम करो, तो सर जिम्मेदारी आपकी सबसे सर्वप्रथम बनती है। हम एक पार्टी नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल सर, हम जिम्मेदारी हमारी है, हमें जब भी लिखित शिकायत मिलेगी, हम अपनी कलम से कोई भी काम कर सकते हैं सर, हम पार्टी नहीं बन सकते, लेकिन आप कहीं धरातल पर जाके काम कर सकते हैं। किसी की तरफ से लिखित शिकायत मिलेगी या कहीं किसी योजना के संबंध में दिशा निर्देश मिलेगा, मैं उस चीज को सबके सामने रखूंगा। ये आप को खंड विकास अधिकारी से सर आप चाहे डीपीआरओ से आप लिस्ट मांग लीजिए और पता चल जाएगा कि आपको कितने सामुदायिक शौचालय मैं मिलता हूँ इस विषय कंप्लीट है, कितने नहीं है। हम मिलते हैं इस पर, आप लोगों के साथ चल के मिलते हैं इस विषय को सुचारू रूप से रखा जाए। आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष, इनसे हमारी बातचीत हुई, सार्थक बातचीत हुई। हमने इनको चुभते हुए सवाल भी पूछे, लेकिन इन्होंने बड़ी विनम्रता से अपने जवाब को कहीं न कहीं सरकार के साथ मिला जुला कर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन हमने इनके ऊपर सवालों के गोले तो दागे जरूर, लेकिन अब ये देखते हैं कि 10 दिन 15 दिन के बाद इनका क्या रूप होता है, समाज को ये किस दिशा में लेके जाते हैं। क्योंकि 2024 का चुनाव है, कहीं न कहीं सारे संगठन जो भी है कहीं न कहीं चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन अब क्या चुनाव में 2024 में क्या मुद्दा लेके आएंगे, लेकिन यही कुछ अच्छे भी काम ये लोग कर रहे हैं, बहुत से अच्छे काम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ने अपने पटल पे बहुत अच्छे काम किए हैं, ये हमने देखा है, और लोगों का कई जगह से लोगों को न्याय भी दिलवाए हैं। तो इसी कड़ी में हमने इनसे कहा कि यहाँ के गरीब जनता को भी जो अगर न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है। आप देख रहे हैं STV न्यूज।